गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ज़ूलॉजी टीचर। आज हमारा क्लास 11th का टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था स्टीरियोआइसोमेरिज्म, डी एंड एल आइसोमेरिज्म। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअली कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री में कंसेप्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जब आपको ये समझ आएगा तभी आपको डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का जो टॉपिक आने वाला है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में जो पहला स्ट्रक्चर जो हमने आज तक पढ़ा वो था ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसे हम और एक नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे कि मैंने बनाया था जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है वो था ग्लाइसरॉस। इसी तरह से ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोस, ये हैं ग्लाइसरॉस, ये हैं ग्लूकोज। बोथ आर मोनोसैकेराइड्स, आपको ये पता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर आप कंसिडर करोगे तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये किसने दिया था? फिशर, साइंटिस्ट था कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं फिशर। तो उसी के नाम पे इस स्ट्रक्चर का हम और एक नाम देते हैं दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो सबसे खास पॉइंट जो आप याद रखोगे दैट इज इट हैज फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर ये एल्डोस है, अगर ये कीटोस हैं तो फ्री कीटोनिक ग्रुप। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब भी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा। अगर आप ग्लाइसरॉस की बात करोगे तो यहाँ पे ये क्या ग्रुप है? दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज फ्री। सिमिलरली ये ग्लूकोज है, यहाँ पे भी इट इज एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी फ्री है। या हम इसको और एक नाम देंगे लीनियर चेन। इट इज द लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को जो सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया गया वो था लीनियर चेन और ओपन चेन। इसको हम और एक नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें जो सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है इसमें। अब इस स्ट्रक्चर को क्या हुआ, साइंटिस्ट्स ने जब केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांसमेंट आई तो वहाँ पे पता चला कि ये जो ग्लूकोज है या ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सेल में होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल इन सेल्स। ठीक, तो अगर ये सेल में प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे सेल को तो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है दैट इज ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज सेल के अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर में था या ओपन चेन स्ट्रक्चर में है तो इस ओपन चेन में क्या है? दैट इज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। जब ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी वजह से क्या होगा? दिस ग्लूकोज विल बिकम क्वाइट रिएक्टिव, इट विल बिकम रिएक्टिव बिकॉज ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे ये स्लाइटली पोलराइज्ड होता है, स्लाइटली पोलराइज्ड होता है, इट इज पोलर इन कैरेक्टर, तभी ये रिएक्टिव है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। अब अगर इस ग्लूकोज को सेल में ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो वहां पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये ग्लूकोज क्वाइट रिएक्टिव, ये तो रिएक्टिव है। अब क्या होगा, सेल में ये ग्लूकोज, सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पे रिएक्शन हो सकती है। जब ग्लूकोज को कोई और मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये ग्लूकोज अब रेस्पिरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन या अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज नहीं होगा क्योंकि अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, कोई और ग्रुप इस पे ऐड हुआ है। मगर आपको पता है ये जो हमारी सेल है ना, ये ग्लूकोज इन प्योर फॉर्म यूज करते हैं, इस ग्लूकोज पे कोई ग्रुप ही अटैच नहीं होता है। तो साइंटिस्ट्स को ये पता करना था कि ग्लूकोज
अपना स्ट्रक्चर, या ये जो ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्टिव है। अब इस रिएक्टिव ग्रुप को ये नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल कैसे बन जाता है? अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ग्लूकोज रिएक्टिव है। अब सेल में ऐसा क्या होता है इस ग्लूकोज को जिसकी वजह से ये रिएक्टिव से नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव बन जाता है? ऐसा क्या होता है इस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप को कि ये नॉन रिएक्टिव बनता है? तभी इस सेल को प्योर फॉर्म में यूज़ करेगी, क्योंकि सेल में ग्लूकोज के जो ग्लूकोज होता है किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करता है। आपको आया समझ? तो सेल में प्रॉब्लम हुई कि अगर ओपन चेन रहा तो रिएक्टिव है, अगर ये रिएक्टिव रहा तो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। अब चूंकि सेल में ऐसा नहीं होता है, ग्लूकोज किसी भी मॉलिक्यूल से वहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है। अब कैसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? तो वहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को डिस्कार्ड किया गया कि वहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये रिएक्टिव ग्रुप है, ये सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, या एक्वस एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसकी वजह से दूसरा स्ट्रक्चर आया, तो हम उसको नाम देते हैं साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। इसमें ग्लूकोज है या कोई भी मोनोसैकेराइड हो, वो क्या करता है, वो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इट विल नॉट बी इन द सेल, ये सेल में नहीं होगा या एक्वस एनवायरनमेंट में नहीं होगा, तो उसी ने ये रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। इसीलिए इसको हम और एक, ये जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनेगा, हम इनको और एक नाम देते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। ये सबसे पहला रीजन था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्यों वहाँ पे डिस्कार्ड किया गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, मगर ये साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर बाद में वहाँ पे आपको खुद आएगा समझ। पायरानो स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का पढ़ेंगे, फ्यूरानो स्ट्रक्चर फ्रक्टोज और राइबोज का पढ़ेंगे, मगर ये समझने से पहले आपको थोड़ा, अब ये हैवर्थ जो था इसको कैसे समझ आया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा? कोई तो डिस्कवरी हुई होगी ऐसी कि जिसमें या जिसने इस हैवर्थ को साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में मदद की। वो क्या था? वो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन थी, दैट इज एसिटल फॉर्मेशन या एसिटल हेमीएस्टर फॉर्मेशन। हैवर्थ को कैसे पता चला कि ये जो ग्लूकोज होता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? अब चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन थी, दैट इज एसिटल फॉर्मेशन और हेमीएस्टर फॉर्मेशन। ये रिएक्शन क्या है? इट इज एक्चुअली, या एसिटल या हेमीएस्टर का बनता है, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स विथ अल्कोहल्स। आपको समझ आ रही है मेरी बात? हम क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी? पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन जिसकी वजह से हैवर्थ ने साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, वहां पे केमिस्ट्री में एक रिएक्शन थी, दैट इज एसिटल फॉर्मेशन और हेमीएस्टर फॉर्मेशन। हमें ये समझना है। जब आपको ये समझ आएगा तब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज राइबोज सबसे इजी लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज एसिटल फॉर्मेशन, व्हाट इज हेमीएस्टर फॉर्मेशन। अगर आप ये जो एसिटल फॉर्मेशन है ये है क्या? इट इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स विद अल्कोहल्स। अगर कोई यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड लेता हूँ, ये है एल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड में दो आते हैं, वन इज एल्डिहाइड्स एंड दिस कीटोन्स। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है, अगर मैं इस एल्डिहाइड को ऐड करूं अल्कोहल, दिट इज अल्कोहल R1। जब
कार्बोनाइल ग्रुप होगा, अल्डिहाइड होगा और अल्कोहल होगा, वहां पे रिएक्शन होती है, वहां पे रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड कैटालाइजर रिएक्शन है ये। तो क्या होगा, यहां पे ये स्लाइटली पोलराइज्ड है, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव। तो ये जो OH है ये कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक, इट विल बिकम O नेगेटिव, तो R इस O पे आएगा। तो क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर विल बिकम लाइक दिस, RHO R1 और यहां से आएगा OH। फिर से समझेंगे, यहाँ पे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे स्लाइटली पोलराइजेशन है, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। अब क्या होगा, ये जो अल्कोहल है ये भी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, R1OH। अब क्या होगा, ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अब अटैक करेगा कार्बन पे, तो क्या होगा, OH आएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड O पे चढ़ेगा, तो वहां पे O नेगेटिव बना, अब यहां से ये पॉजिटिव है तो बना OR। हम इसको नाम देते हैं हेमी एसिटल फॉर्मेशन। तो आपको हेमी एसिटल, एसिटल है क्या, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स एंड अल्कोहल्स। यहां पे अल्डिहाइड है और अल्कोहल है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे सबसे पहले बनता है हेमी एसिटल। अगर यहां पे ये अल्डिहाइड, फिर से अगर हम एक्सेस अल्कोहल यूज करेंगे, एक्सेस अल्कोहल, ऑब्वियसली ये एसिड कैटालाइजर रिएक्शन है, तो वहां पे क्या बनेगा, इट विल बिकम लाइक दिस। दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना, हम इसे कहते हैं एसिटल फॉर्मेशन, एसिटल फॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री में एक रिएक्शन थी एस्टर फॉर्मेशन या हेमी एस्टर फॉर्मेशन। कब बनती है, जब रिएक्शन अल्डिहाइड और अल्कोहल के दरमियान होगा या कीटोन और अल्कोहल के दरमियान होगा। अब जब अल्डिहाइड और अल्कोहल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले बनेगा हेमी एस्टर। अगर अल्कोहल एक्सेस में है, एसिड कैटालाइजर रिएक्शन है, तो बना एस्टर फॉर्मेशन। इसी तरह से कीटोन में भी होगा, कीटल फॉर्मेशन, हेमी कीटल फॉर्मेशन। यहाँ पे हेमी एस्टर और हेमी कीटल फॉर्मेशन है। तो ये केमिस्ट्री में रिएक्शन थी कि वहाँ पे वो कहते थे कि कार्बोनाइल ग्रुप और अल्कोहल ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने समझाया आपको, यहाँ पे हेमी एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन समझाने का मकसद यही है कि जब भी अल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल इसके पास होगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा, तो वहाँ पे रिएक्शन होती है। अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल पहले तो हेमी एस्टर बनाएगा, अगर एक्सेस में है तो एस्टर फॉर्मेशन बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्कोहल्स व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट दे फॉर्म एस्टर फॉर्मेशन या हेमी एस्टर फॉर्मेशन, वो ये रिएक्शन करते हैं। तो ये पहला क्लू था हैवर्थ को, ताकि वो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर डिराइव कर सके। अब और अगर आपको ये थोड़ा समझ आया, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल और अल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, हेमी एस्टर बना। अब अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आया तो हम थोड़ा इस लेक्चर को आगे लेंगे और एक रिएक्शन हम करेंगे, सेम एस्टर फॉर्मेशन मगर लिटिल बिट डिफरेंट। अब मैं और एक कंपाउंड लेता हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल्डिहाइड। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसमें OH ग्रुप भी है और इसमें क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब क्या होगा, OH और कार्बोनाइल ग्रुप है ना, दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, दिस मॉलिक्यूल हैज OH ग्रुप प्लस लेट यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों ही अल्कोहलिक ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो वहां पे क्या होता है, देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर, वहां पे एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। समझने की कोशिश करो, यह है हेमी एस्टर फॉर्मेशन, यह है एस्टर फॉर्मेशन। अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, अब मैंने क्या किया, मैंने और एक मॉलिक्यूल लिया 4 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में फर्क क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे मगर इसमें एक साथ हैं, अल्कोहलिक ग्रुप भी है और कार्बोनाइल ग्रुप भी है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो वो मॉलिक्यूल अगर वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा, एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, तो वहां पे क्या होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी तो वहां पे बनता है साइक्लिक हेमी एसिटल। तो वहां पे एक साइक्लिक हेमी एसिटल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये OH ग्रुप है, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अटैक यहाँ पे होगा, लेट ये कलर हम यूज करेंगे। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ से आएगा, तो दिस विल बिकम H पॉजिटिव, ये H यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। अब रिएक्शन ऐसे होगी, देखो CH2 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 CO, देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पे OH था। अब ये जो OH है ना, OH, इस OH इसमें ऑक्सीजन है, इसने कार्बन नंबर 1 पे अटैक किया, तो ये यहां से है। CH2 और O के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, CH2 और O के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब इसने कार्बन नंबर 1 पे अटैक किया, देखो कार्बन नंबर 1 पे अटैक किया, ठीक। जब कार्बन नंबर 1 पे अटैक किया तो यहाँ पे इसका अपना H है, यहाँ से, अब यहाँ से है O है ना, O, जो O नेगेटिव बना, और यहाँ से क्या आया, H पॉजिटिव, तो क्या बना, OH। फिर से समझेंगे, ये है 4 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पे OH ग्रुप है, 1 पे कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये पोलराइज्ड है, अब क्या होगा, दिस OH विल अटैक द कार्बोनाइल ग्रुप। जब अटैक किया तो ये जो इसका हाइड्रोजन है, इट विल बिकम H पॉजिटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये इस तरह से बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे H। अब ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो वहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो बना OH इस तरह से, कार्बोनाइल ग्रुप OH ग्रुप। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अब इसमें चेंज होगा। अब इस मॉलिक्यूल में करेंगे, देखो CH2 C
CH2, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, 3 एंड 4। 4 पे था ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया, कार्बन नंबर 1 पे। इस कार्बन पे जब अटैक किया तो इसका H है और क्या आएगा, OH। तो यहाँ पे ये जो बना ना कंपाउंड, हम उसको कहेंगे साइक्लिक हेमीएसिटल, क्योंकि जब एक अल्कोहल कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है तो वहां पे क्या बना, एसिटल, हेमीएसिटल बनता है। तो ये जो यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिया था, मगर अब यहाँ पे OH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप एक ही ग्रुप में प्रेजेंट थे, तो अब यहाँ पे बना साइक्लिक हेमीएसिटल। तो दूसरा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि अगर सेम मॉलिक्यूल में दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक हेमीएसिटल बनेगा, साइक्लिक हेमीएसिटल बनेगा। अब इस और इस कंपाउंड में फर्क क्या है, इस मॉलिक्यूल ने अपना लीनियर चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक में चेंज क्यों किया, इसको क्या फायदा मिला। देखो ये है रिएक्टिव, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, मगर यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो इसकी वजह से ये बनता है अनरिएक्टिव। क्योंकि इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये रिएक्टिव था, मगर ये क्या, ये अनरिएक्टिव है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिएक्शन करता है, तो ये स्ट्रक्चर था अनस्टेबल, ये था अनस्टेबल, मगर ये अब रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इस मॉलिक्यूल को क्या जरूरत पड़ी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना। दो रीजंस हैं, ये तो रिएक्टिव था मगर ये क्या बना, अनरिएक्टिव। वजह क्या है, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। दूसरी बात, ये अनस्टेबल है मगर ये क्या है, इट्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर, इट विल हैव इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझना है, मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर समझना है, तो 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा। आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल है, इसमें OH ग्रुप भी है और कार्बोनाइल ग्रुप भी है, अगर एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में ये दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन विल बी देयर एंड इट विल फॉर्म साइक्लिक हेमीएसिटल। अगर इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जब होगी, ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली खुद ही हो जाती है, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या बना, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 1 2 3 एंड 4। अब आपको पता है कि 4 पे OH ग्रुप है, तो इसने अटैक कहाँ पे किया था, 1 पे। 4 पे OH ग्रुप था, इसने 1 पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बना, एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बना, हम उसे नाम देते हैं साइक्लिक हेमीएसिटल। अगर मैं इस रिंग को इस तरह से लिखूं तो ये ऐसे बनेगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, कार्बन नंबर 4। अब इस 4 पे OH ग्रुप था, अब वो OH ग्रुप नहीं रहा क्योंकि इस O ने यहाँ पे अटैक किया, इसका H पॉजिटिव इस O नेगेटिव पे आया, तो वहाँ पे बना ये है OH ग्रुप और H। आया आपको समझ? तो इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आई ना तो आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कार्बोनाइल ग्रुप किस में चेंज होता है, हेमीएसिटल ग्रुप में। अब इस मॉलिक्यूल को ऐसा क्या था जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हुई। आपको पता है दिस इज रिएक्टिव, जो मैंने अभी समझाया, ये रिएक्टिव है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसकी वजह से ये रिएक्टिव है। मगर इसमें देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हेमीएसिटल में चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है, इट इज नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं है। अब चूंकि ये रिएक्शन करता है, इट इज ऑल्सो अनस्टेबल स्ट्रक्चर। 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल का ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक तो रिएक्टिव है और क्या है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये है ना, ये स्ट्रक्चर है, दैट इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। रिएक्टिव अनस्टेबल, नॉन रिएक्टिव स्टेबल स्ट्रक्चर।
अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेचर में फ्री ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा कि साइक्लिक होगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ओपन चेन होगा कि साइक्लिक होगा? ऑब्वियसली साइक्लिक होगा, क्योंकि इट इज नॉन रिएक्टिव, स्टेबल है ये। आपको समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, कार्बोनाइल ग्रुप को हमने क्या चेंज किया, हेमिएस्टर ग्रुप में चेंज किया। अब हेमिएस्टर ग्रुप की वजह से क्या होता है, हेमिएस्टर ग्रुप इज एक्सीलेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये एक एक्सीलेंट प्रोटेक्टिव ग्रुप है। बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट। अगर हम इस कंपाउंड को न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखेंगे या बेसिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वहां पे ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, ये स्ट्रक्चर वहां पे स्टेबल रहेगा। तो सेम कंडीशंस ग्लूकोज पे अप्लाई होती है। अप्लाई क्यों होती है? क्योंकि हमारी सेल में भी स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज, ये जो हमारे मोनोसैकेराइड्स में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो किस में चेंज होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, बाय द रिएक्शन दैट इज साइक्लिक हेमिएस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर हैं तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे नंबर दिया है हमने, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करोगे या कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू।